नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर्यवेक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों से मिले सीएम धामी आवास में पीसीएस अधिकारियों से मुलाकात, प्रशासनिक सेवा जन सेवा का ईश्वरीय कार्य सीएम ने कहा। वहीं आपको बताते चले, युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें सीएम ने कहा। वहीं नवाचार और संवेदनशीलता अपनाने पर भी जोर देते नजर आए। सीएम की समस्याओं को गंभीरता से लेने की सलाह दी। वहीं आपको बताते चले, सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को सीरियस लेने की भी सलाह दी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यवेक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें प्रशासनिक सेवा और जन सेवा का ईश्वरीय कार्य बताते हुए नई जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें होती हैं, इसलिए सेवा भाव, नवाचार और समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने और बेहतर प्रशासनिक कार्य संस्कृत विकसित करने पर भी जोर देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने पीसीएस से मुलाकात की, प्रशासनिक सेवा है ईश्वरीय कार्य सीएम ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यवेक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें प्रशासनिक सेवा जनसेवा का ईश्वरीय कार्य बताते हुए नई जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें होती है, इसलिए सेवा भाव, नवाचार, समयबद्ध और साथ ही समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने और बेहतर प्रशासनिक कार्य और संस्कृत विकसित करने पर भी जोर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यवेक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों से सीएम ने की एक खास मुलाकात। सीएम आवास में पीसीएस अधिकारियों से ये मुलाकात प्रशासनिक सेवा जन सेवा का ईश्वरीय कार्य सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें सीएम ने कहा। वहीं नवाचार और संवेदनशीलता अपनाने का भी संदेश देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यवेक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें प्रशासनिक सेवा को जन सेवा की ईश्वरीय कार्य बताते हुए नई जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें होती हैं, इसलिए सेवा भाव, नवाचार और समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम ने परीक्षाधीन अधिकारियों से एक खास मुलाकात की, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? जी पूजा, बिल्कुल जो नए पीसीएस अधिकारी जो परीक्षा देकर पास हुए हैं, उनसे जो है सीएम धामी ने मुलाकात करके उनसे बैठक ली है और उनसे जो कहीं ना कहीं जो जन सेवा और का ईश्वरीय कार्य बताते हुए कई जिम्मेदारियां उनको समझाते हुए कहीं ना कहीं सीएम धामी ने उनसे प्रेरणा वो की है कि कहीं ना कहीं वो जो इस पद के लिए चुने गए हैं, वो कहीं ना कहीं उस पद का सही कार्य करते हुए लोगों की सेवा करेंगे। और जो नए अधिकारी आए हैं, युवा अधिकारी आए हैं, उनसे सीएम ने उम्मीदें जताई हैं कि वो इस जो नए कार्य की जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो लोक सेवा आयोग से वो चुनकर आए हैं प्रशासनिक कार्य की, उस पर वो खरा उतरेंगे और संवेदनशील तरीके से जनता के जो मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं वो समाधान करेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम ने प्रशासनिक सेवा को ईश्वरीय कार्य क्यों कहा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जन सेवा का ये कार्य होता है पूजा। जब एक कोई अधिकारी किसी पद पर तैनात होता है तो जनता से जुड़ाव उसका सारा काम होता है और कहीं ना कहीं
पूरे जो एक पीसीएस स्तर की बात करें तो एक छोटा सा भी अगर कोई अधिकारी तैनात होता है तो एसडीएम लेवल पे उसे तैनाती दी जाती है, तो उस पर तमाम लोगों की वो अपेक्षाएं रहती है, उनकी जो समस्याएं रहती हैं उनका समाधान करने का कहीं ना कहीं एक न्यायिक कार्य भी रहता है और एक जन सेवा का भी कार्य रहता है। इसी को देखते हुए सीएम ने इसे ईश्वरीय कार्य कहा है और सभी जो पीसीएस अधिकारी जो नए चयनित होकर आए हैं उनसे प्रेरणा कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद जताई है कि वो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और उन पर कहीं ना कहीं खरा उतरेंगे। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम ने युवा अफसरों से नवाचार और संवेदनशीलता अपनाने की अपील की। क्या सरकार किसी नई कार्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल पूजा, ये पहले से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्य सेवक के रूप में तैनात हुए हैं उत्तराखंड में, उन्होंने कमान संभाली है, तो उनका एक ध्येय रहता है कि जो भी अधिकारी हों, चाहे जो पीसीएस हो या आईएएस हो, उनका सभी से यही उम्मीद रहती है कि वो जो कार्य करें वो सभी जन भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और सभी जो आम आदमी से जुड़ा हुआ जो कार्य है, कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो इस ईश्वरीय कार्य इसीलिए सीएम धामी ने इसे कहा है और जनता का अधिक से अधिक वो कार्य करे जो नए अधिकारी चुनकर आए हैं। इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं उन्होंने सीएम ने सभी अधिकारियों को दी है और उम्मीद जताई है कि सभी अपना जो जनता से जुड़ा हुआ कार्य है वो समय से करें और कहीं ना कहीं उस पर वो ऐसा ना हो कि तानाशाही अपनाएं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो अधिकारी तैनात होते हैं वो अपने को सुपर पावर समझने लगते हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो जनता से पॉलिटी ईमानदारी से सभी कार्य जो है अपना पूरा करें। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के हाथीबड़कला स्थित शक्ति कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 303 आपको बता दें 40 लाख की लागत से स्वीकृति सीवरेज परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। लंबे समय से लंबित समस्या के समाधान की दिशा में ये योजना क्षेत्र के 1300 से अधिक परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि ये परियोजना स्थानीय निवासियों की बुनियादी सुविधा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। तो वहीं आपको बताते चले, हाथीबाड़ा में सीवरेज की योजना का शिलान्यास किया गया। इस दौरान समय पर कार्य पूरा होगा, मंत्री गणेश जोशी ने ये कहा। तो वहीं आपको बताते चले, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के हाथीबड़ा स्थित शक्ति कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 303.46 लाख की लागत से स्वीकृति सीवरेज परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। लंबे समय से लंबित इस समस्या के समाधान की दिशा में ये योजना क्षेत्र के 1300 से अधिक परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि ये परियोजना स्थानीय निवासियों की बुनियादी सुविधा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द लाभ मिले। तो वहीं आपको बताते चले, सामने आ रही है जहां समय पर पूरा कार्य होगा, इसका आश्वासन देते हुए नजर आए गणेश जोशी। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के हाथीबड़ा स्थित शक्ति कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 303.46 लाख की लागत से स्वीकृत सीवरेज परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। लंबे समय से लंबित इस समस्या के समाधान की दिशा में ये योजना क्षेत्र के 1300 से अधिक परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि ये परियोजना स्थानीय निवासियों की बुनियादी सुविधा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे समयबद्ध
और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो और क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के निरीक्षण ने बदली तस्वीर। आईएसबीटी की व्यवस्था हुई बेहतर, साफ सुथरी व्यवस्था से लोगों को मिली राहत, यात्रियों और दुकानदारों ने भी की सराहना। सीएम ने के औचक निरीक्षण के बाद ये बदलाव सामने आए, जहां बस अड्डे की व्यवस्थाओं में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक निरीक्षण के बाद आईएसबीटी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहे हैं। पहले अव्यवस्था, गंदगी और भीड़ भाड़ से परेशान रहने वाले यात्रियों को अब साफ सुथरी और व्यवस्थित सुविधाएं मिल रही है। बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, बसों की लाइनिंग और काउंटरों पर अनुशासन में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के निरीक्षण ने बदली तस्वीर। आईएसबीटी की व्यवस्था में अब बेहतर सुधार देखने को मिल रहा है। साफ सुथरी व्यवस्था से लोगों को अब राहत मिल रही है, जहां यात्रियों और दुकानदारों ने भी इसकी सराहना की है। सीएम के औचक निरीक्षण के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां बस अड्डे अब व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अचानक निरीक्षण के बाद आईएसबीटी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। पहले अव्यवस्था, गंदगी और भीड़ भाड़ से परेशान रहने वाले यात्रियों को अब साफ सुथरी और व्यवस्थित सुविधाएं मिल रही है। बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, बसों की लाइनिंग और काउंटरों पर अनुशासन, स्पष्ट सुधार जो है दिखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद बदली आईएसबीटी की व्यवस्था। तो वहीं आपको बता दें, साफ सुथरी व्यवस्था से लोगों को राहत मिली है। यात्रियों और दुकानदारों ने भी इसकी सराहना की। सीएम के औचक निरीक्षण के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। बस अड्डे की व्यवस्थाओं में काफी सुधार सीएम के निरीक्षण के बाद जो ये तस्वीरें हैं बस अड्डे की बदलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां यूकेएसएससी परीक्षा की सीबीआई से जुड़ी बड़ी खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत खारिज कर दी गई है। वहीं सीबीआई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज और साथ ही परीक्षा में जाने से पहले खालिद सुमन की सेटिंग। परीक्षा से पहले खालिद सुमन से बात हुई थी। वहीं आपको बताते चले, सुबह 7:55 पर खालिद ने सुमन को किया था मैसेज। तथ्यों से प्रोफेसर की पेपर लीक में भूमिका खुली है। तो वहीं आपको बता दें, देहरादून में यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है। सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जांच में सामने आए तथ्यों और डिजिटल सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि सुमन की भूमिका मामले में पारंपरिक जांच से अधिक गंभीर है। सीबीआई की रिपोर्ट ने अनुसार आपको बता दें, परीक्षा से ठीक पहले सुमन और मुख्य आरोपी खालिद के बीच लगातार संपर्क था। खास तौर पर परीक्षा वाले दिन सुबह 7:55 पर आपको बता दें, खालिद द्वारा सुमन को भेजे गए मैसेज से मामले को और संदिग्ध बना दिया। जांच एजेंसियों का कहना है कि दोनों के बीच हुई बातचीत ये दर्शाती है कि परीक्षा में जाने से पहले सेटिंग की तैयारियां की जा रही थी। तो वहीं आपको बताते चले, प्रोफेसर सुमन की जमानत अब खारिज। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, ये जो सीबीआई के सामने तथ्य सामने आए प्रोफेसर और साथ ही प्रोफेसर की जो जमानत है वो भी खारिज कर दी गई है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसको लेकर जो प्रोफेसर सुमन है और मोहम्मद खालिद है और उसकी बहन है, जो 3 जो आरोपी अरेस्ट किए हैं, सीबीआई उनकी जांच कर रही है और इसकी जो जमानत लगाई थी प्रोफेसर सुमन ने वो खारिज हो गई है। कहीं ना कहीं जो सीबीआई का एक मैसेज है, चाहे प्रदेश सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, जो राज्य के जो
युवा जो अभ्यर्थी हैं उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ करेंगे उनके साथ कहीं ना कहीं जो है राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे सीबीआई हो, वो कहीं ना कहीं सख्ती से निपट रही है और पूरे मामले की जांच हो रही है और इसमें अन्य जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसको पारदर्शी तरीके से कैसे किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं सीबीआई जो है सख्त से सख्त जांच कर रही है और ताकि जो युवाओं का भरोसा है वो राज्य के जो चयन आयोग हो चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो उस पर बना रहे, इसको लेकर केंद्रीय जो एजेंसी जो सीबीआई है वो लगातार जांच कर रही है और जो प्रोफेसर सुमन ने जो अपनी अपील लगाई थी उसे कहीं ना कहीं खारिज इसी जो है कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो है एक माध्यम कहें या फिर प्रोसेस कहें, इसी के तहत जो है इसे खारिज किया गया है। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी खालिद और सुमन के बीच परीक्षा से पहले हुई बातचीत में क्या क्या संदिग्ध बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, वो व्हाट्सएप के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए तमाम उनसे बातें हुई थी। खालिद मोहम्मद बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से जो पुलिस की जो स्क्रिप्ट सामने सामने आई थी कि वो पहले पीडब्ल्यूडी में तैनात रहा था, उसके माध्यम से जो प्रोफेसर सुमन है उससे उससे उसकी बातचीत होती रही है और उसके बाद उसकी जो खालिद है मोहम्मद खालिद उसकी बहन से उसकी बात हुई थी और मोहम्मद खालिद ने अपनी बहन को वो जो क्वेश्चन पेपर था 11 नंबर का वो भेजा था, उसने उसकी बहन ने जो है प्रोफेसर सुमन को भेजा था। तो लगातार उनकी बातचीत होती रही थी और प्रोफेसर सुमन एक तरह से कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रही थी, हालांकि उसे भी शायद ये नहीं पता था कि ये एग्जाम का पेपर सॉल्व होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है, वो भी उसे भी एक तरह से अंधेरे में रखा गया था और बाद में ये अब सामने आया है कि कहीं ना कहीं उनकी आपस में लगातार बातचीत हो रही थी और लंबे समय से वो अपने जो है संपर्क में थे खालिद के। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या इस कार्यवाही का यूकेएसएससी की भविष्य की परीक्षाओं और उनकी विश्वसनीयता पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस पर कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा की जो जांच हो रही है इसको देखते हुए कहीं न कहीं उनका विश्वास बनेगा और जो लीक हुआ है क्वेश्चन पेपर उससे भी जो युवाओं के जो कहीं न कहीं विश्वास था उस पर बड़ा असर पड़ा है और युवा कहीं न कहीं इसको लेकर नाराज थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इस जो है कहीं न कहीं इस मांग को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं दोनों सरकारों ने स्वीकारते हुए इस मांग को जो है पूरा करते हुए कहीं न कहीं इस मामले की जांच की जा रही है और ताकि युवाओं का जो विश्वास है वो चयन आयोगों के प्रति जो है बना रहे और आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं उनको लेकर किसी भी तरीके की शंका जो है किसी भी युवा जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार हैं उसको न रहेगी। जी आशीष, क्या खालिद सुमन के बीच बातचीत से किसी बड़े नेटवर्क के मौजूद होने के संकेत मिलते हैं? अ, ऐसा तो कोई अभी तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो एक परीक्षा केंद्र जहां पर मोहम्मद खालिद परीक्षा दे रहा था उसी का मामला सामने आया है और ये मामला भी तब सामने आया है जब प्रोफेसर सुमन ने जो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पवार उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जो क्वेश्चन पेपर था सॉल्व करा हुआ। अगर वो क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते तो शायद ये मामला भी सामने नहीं आता और जो पेपर लीक हो रहा था वो अपने तरीके से लीक होता रहता और सरकार को भी कुछ पता नहीं चलता और अभ्यर्थियों को भी शायद कुछ पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेसर सुमन एक कड़ी के तौर पे बीच में बनी है और एक तरह से युवाओं के लिए जो है एक तरीके से जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका एक तरीके से एक आशा की किरण भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पवार है उन्होंने ये मामला कहीं ना कहीं उजागर करने का प्रयास किया था। हालांकि उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं गए, उन्होंने सोशल मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों जो है इस मामले को जो सनसनी बनाने की कोशिश की। ये आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने नहीं आते तो शायद ये मामला भी सामने नहीं आता। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो
तो वहीं करदाताओं को आयकर संबंधित जानकारी दी गई। आयकर विभाग ने समस्याओं का किया समाधान, टैक्स पेयर की दिक्कतों का किया गया समाधान। तो वहीं आपको बता दें, राजधानी देहरादून स्थित ओएनजीसी ऑडिटोरियम में आयकर विभाग देहरादून द्वारा एडवांस टैक्स की तीसरी इंस्टॉलमेंट और टीडीएस से जुड़े विषयों पर एक महत्वपूर्ण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से करदाताओं को जागरूक करना और समय पर टैक्स जमा करने के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वेस्ट को बता दें, यूपी वेस्ट उत्तराखंड रीजन में ये कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई, जहां की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करण ने की। उन्होंने बताया कि एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करनी अनिवार्य है, इसलिए करदाताओं को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बताते चले, इनकम टैक्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। से एडवांस टैक्स की थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि 15 दिसंबर को ड्यू है, और टीडीएस जो कि रेगुलरली लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करना है। जैसे कि ऑफिसर ने बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइम है, तो उन लोगों को अपनी लायबिलिटी को समय से पूरा करना है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगों ने ये बड़ा आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया था। विभाग की योजना है कि आगे जनवरी से मार्च तक हम लोगों के यूपी वेस्ट उत्तराखंड चार्ज में हम लोग 86 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जो कि पीसीआईटी लेवल एंड टीडीएस लेवल दोनों पे आयोजित किए जाएंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाएगा कि जो भी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन सोर्सेज से इनकम है वो करेक्टली अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज करें। क्योंकि डिपार्टमेंट का उद्देश्य पेनल्टी लगाना नहीं है, बल्कि एसएससी को ये बताना है कि वह वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रमोट करें, ना कि रिग्रेस प्रोविजंस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़े। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। तेराई पश्चिम वन विभाग के पतरामपुर रेंज में गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत जसपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को घर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले 6 माह में ये गुलदार दर्जन भर लोगों पर हमला कर चुका है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं खेत में से काम करके आ रहा था, गन्ना भर के, और आते समय जो है गुलदार ने उस समय में हमला कर दिया बीच रास्ते में। और मचाया, मैं गाड़ी के तले भी दब गया, ऐसे हमला किया। उसने टांग बल ली, मेरी रेस हाथ में थी गाड़ी की, और रेस देगी तो भाग गया छोड़ के। मैं फिर गाड़ी उठा के इधर में आया बल्ली के पास में, जिसकी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, जो खेत मालिक है, उसके पास आया मैं भाग के। वो दूध देने ले जा रहा था, तो फिर बाद में मेरे को गाड़ी ठवा के लेकर आया उधर से। इस समय हम जसपुर में है, सरकारी हॉस्पिटल। लगभग आधा पौन घंटा हो गया है, ट्रीटमेंट तो हो गया है। अब घेर ये मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा हल्के में बेहोशी की हालत में थोड़ा हल्का था। वैसे तो घर के लिए रेफर कर दिया गया, कल आना है जो भी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।